नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा BHU B.Ed 2021 की प्रिपरेशन से रिलेटेड प्लान। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है और ये चैनल आप लोगों को कैसे हेल्प करेगा, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। BHU B.Ed के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में जो पार्ट 1 होता है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनका प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे करना है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और विद एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड, जिनके इर्द गिर्द पूरा एग्ज़ाम पैटर्न घूमता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जो वीडियो आप लोग देखने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप जो टॉपर्स के साथ इंटरव्यू या ये कहिए कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जो शेयर की गई है इस चैनल पर, उसे सबसे पहले आप लोग देख लें। तब आप यह समझने में एबल होंगे या आप समझ पाएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है और उसमें पार्ट 1 किस चीज़ से रिलेटेड है। वैसे मैं इसे समराइज करके बोल देता हूँ। पार्ट 1 में जो 3 मेनली टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स में जैसे रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और करंट एजुकेशनल सिनेरियो है। इन 3 टॉपिक्स में से 2 जो टॉपिक हैं उनकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। रीजनिंग के लिए जैसा कि बताया जा चुका है आप लोगों को कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग किसी भी सामान्य बुक से तैयारी करके आप उसे कर सकते हैं। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल सिनेरियो ये ऐसा वास्ट टॉपिक है जो आप लोग इसमें लैग कर जाते हैं। जो करंट एजुकेशनल सिनेरियो है उसके लिए मैं आप लोगों को पर डे कुछ क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट कहिए जो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और जो भी अपडेट हो रहे हैं या फिलहाल जो हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी मैं वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा सो दैट करंट एजुकेशनल सिनेरियो का टॉपिक क्लियर हो सके। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं खुद मेहनत करके उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी अपडेट्स को आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूंगा। अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे तैयार करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो आप लोगों को मैं कुछ टॉपिक्स दे देता हूँ। अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जितने भर क्वेश्चन होंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल आप उन टॉपिक्स को नोट करिए और उन टॉपिक्स को पहले उनका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं और ओवरव्यू के बाद मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। तब आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो दोस्तों, वे टॉपिक्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कम्युनिकेशन तथा NCF 2005। इन सभी टॉपिक्स को पहले आप लोग इनका ओवरव्यू ले लीजिए और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म को। कंस्ट्रक्टिविज्म में देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी में डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। तो उन स्कूल्स में मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आधार बना करके लर्निंग कराई जाती है। तो उनमें से एक है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है संरचनावाद, और संरचनावाद में यह मुख्य रूप से धारणा बनाई जाती है कि जो विद्यार्थी है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, मतलब सक्रिय रूप से अधिगम की प्रक्रिया में वह ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, या ये कहिए कि वो खुद करके सीखता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो करके सीखने की प्रक्रिया है। यह माना जाता है कि विद्यार्थी तभी सीखेगा जब वो करेगा। अब देखते हैं NCF 2005 को। कंस्ट्रक्टिविज्म को आधार बना करके NCF 2005 प्रस्तुत किया गया है। तो ये यह कहता है कि बच्चों पर से जो पढ़ाई का बोझ है वो उतारा जाए, कम किया जाए और बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करें, और जो शिक्षक है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, मतलब उनको सीखने में मदद करे, ना कि अपना बना बनाया रास्ता से उसे अपनी एक बनाई लीक से ना उसे ले जाए, बल्कि जहाँ वो जाना चाहता है उसे
जाने में मदद करे, उसे उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कराए। तो ये NCF 2005 जो है इसको बेस बना करके अपनी पाठ्य पुस्तक, इसी को बेस बना करके आप लोगों को या हम लोग जो पढ़ रहे हैं या हमारे जो वर्तमान पाठ्य पुस्तकें हैं वो इसी को आधार बना करके बनाई गई हैं। तो NCF आधारित है कंस्ट्रक्टिविज्म पर और हमारी पाठ्य पुस्तकें आधारित हैं NCF 2005 पर। NCF 2005 जो है इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी विचार करता है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इन सभी का केंद्र बिंदु है एक विद्यार्थी या ये कहिए लर्नर। जो बच्चा सीखना चाहता है या जो अधिगम करता है, जिसे हमें पढ़ाना है, उसको केंद्र में रख करके हमारी जो पाठ योजना है या पढ़ाने का जो तरीका, पढ़ाने की जो विधियां हैं या पढ़ाने का जो विषय है उसे प्रस्तुत किया जाएगा। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी यही कहता है कि हर एक बच्चे को अलग अलग ट्रीट किया जाए, उसे उसके अनुसार पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत किया जाए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी यही कहता है कि छात्र को केंद्र में रख करके प्लान बनाए जाएं, छात्र को केंद्र में रख करके आप पढ़ाने का जो तरीका है उसे प्रस्तुत करें। और इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है कि हर प्रकार के बच्चे को, चाहे वो सामान्य हो या असामान्य हो या विशेष क्षमता से युक्त जिसे कह सकते हैं, जिसे फिजिकली चैलेंज्ड भी कहते हैं या मेंटली रिटार्डेड जो भी हैं, या ये कहिए कि जो रूरल एरिया से हैं, ग्रामीण एरिया से हैं, कुल मिलाकर के हर एक वर्ग के, हर एक तरह के शारीरिक क्षमता वाले बच्चे को आपको सिखाना है, समझाना है। ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन पॉइंट है। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में या टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस प्रकार से आप लोग वार्तालाप करते हैं, तो आपकी बात अगर सामने वाले को नहीं समझ में आ रही है तो आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से बीइंग अ टीचर, अगर आप अपनी बात हर विद्यार्थी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है या विद्यार्थी की समस्या को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर उचित संप्रेषण नहीं होगा। तो दोस्तों ये सभी बिंदु हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को पुराने प्रश्न पत्रों के या ओल्ड पेपर, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को उदाहरण स्वरूप एज एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप लोग देख के समझ सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जिस प्रकार से आपको वास्ट लगता है वो इन्हीं 4-5 बिंदुओं के आसपास होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। लोगों के सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। विकल्प हैं भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो जिस प्रकार से हमने आपको अभी बताया कि NCF 2005 जो कहता है, क्योंकि वो बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म पर, और कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि बच्चे का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। तो अब इन विकल्पों को देखें, भ्रमण विधि या प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। तो भ्रमण विधि में जब होता है बच्चा एक्टिव होता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। प्रोजेक्ट विधि जो होती है ये वास्तविक अनुभव ये भी प्रदान करती है, क्योंकि इसमें हम कोई काम दे देते हैं और उसको बच्चा कर करके उस पर निष्कर्ष निकालता है। भाषण विधि क्या होती है? भाषण विधि लेक्चर मेथड होती है, जो आप लोगों को, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड मेथड भी कहते हैं। और पाठ्यपुस्तक विधि ये होती है कि जिसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसको बेस बना के पढ़ाया जाए। तो सबसे ज़्यादा बच्चा किसमें एक्टिव होगा? भ्रमण विधि में। जहाँ विजिट करने जाएगा बच्चा, वो साक्षात देखेगा कि मान लीजिए कारखाने का भ्रमण आपने करा दिया, तो वहाँ पर बच्चा देखेगा कि किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का, कोई चीज़ कैसे उत्पादित की जाती है। तो इस प्रकार से वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए भ्रमण विधि आवश्यक होगी। अब ये भ्रमण विधि ही क्यों ली जाए? क्योंकि NCF 2005 कहता है कि बच्चा सक्रिय रूप से इन चीज़ों को देखे, अनुभव करे, वास्तविक जीवन के अनुभवों को साक्षात्कार करके उन्हें समझे। इसलिए ये विधि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसमें देखा कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहिए या NCF 2005 कहिए का एक बिंदु जो है, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। दूसरा प्रश्न है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो NCF 2005 जो है
वो स्पष्ट रूप से कहता है कि विद्यार्थी के ऊपर जो है ये बोझ नहीं लादा जाए, पढ़ने का बोझ, मतलब उसके लिए किसी भी प्रकार से जो है ये लर्निंग बर्डन ना हो, लर्निंग उसके लिए मज़ेदार चीज़ हो। तो जब आप इस NCF 2005 को समझे होंगे तब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि ये जो है पढ़ने का बोझ उसे ना दिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? विकल्प हैं प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। इंग्लिश में देखें तो प्रभुत्ववादी का मतलब होता है ऑथोरिटेरियन, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर का रूल चले। सभी का मिला जुला रूप मतलब कि टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। लोकतांत्रिक मतलब होता है डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेसी से आप समझते हैं कि जिसमें निर्णय लेने के लिए हर व्यक्ति का, हर सदस्य की भूमिका होती है, तो ये लोकतांत्रिक होगा। और प्रयोजनवादी जो होगा, इसमें किसी चीज़ को प्रयोजन बना करके काम किया जाएगा। तो लोकतांत्रिक जो कक्षा का नेतृत्व होगा वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें हर बच्चा खुद को इंक्लूडेड फील करता है। तो ये एक तरह से देखें तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है, क्योंकि जब हर बच्चे की निर्णय में भूमिका होगी तो वो खुद को सम्मिलित महसूस करेगा, उसे ये नहीं लगेगा कि मैं इस कक्षा से बाहर हूँ। इस प्रकार से लोकतांत्रिक कक्षा नेतृत्व सबसे अच्छा माना जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट के पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन पर ही बेस्ड अगला प्रश्न। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। विकल्प हैं स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो इसमें सही विकल्प होगा स्कूल का नीरस वातावरण। विद्यालय का जो नीरस वातावरण होता है, नीरस क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे को लग ही नहीं रहा है कि उसके लिए कुछ है। तो बच्चे को केंद्र में बना करके, बच्चे को ध्यान में रखते हुए आप अपनी विद्यालय की व्यवस्था बनाएं, अपने कक्षा की पूरी शिक्षण विधि को तैयार रखें। ये इस प्रश्न के माध्यम से आपसे जो है एक एग्जामिनर पूछना चाहता है कि इस कॉन्सेप्ट को आप कितना समझते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। विकल्प है शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित और बालक केंद्रित। तो इसमें बालक केंद्रित जो आपकी शिक्षण पद्धति है, टीचिंग मेथड जो है वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ये आपका प्रश्न इसमें सही विकल्प होगा। अब जब आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझ पाते हैं तो उसमें आप सही विकल्प आप रखेंगे कि बालक केंद्रित होगा। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, मतलब करिकुलम बनाते समय किन बातों को ध्यान रखें। विकल्प है शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, और डी विकल्प है ए और बी दोनों को। तो शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं और उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, इस बात को ध्यान में रख करके करिकुलम बनाना चाहिए। तो यहाँ पर भी पूरी तरह से जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बेस बना करके ये क्वेश्चन रखा गया है कि छात्रों की आवश्यकताओं, मतलब छात्र का लेवल क्या है, उसकी नीड क्या है और वो किस लेवल तक इंटरेस्ट रखता है, उससे ध्यान में रख करके हमें किताबों का निर्माण या पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो ये भी एक तरह से आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर आधारित एक प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे विकल्प है सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो विद्यालय के जितने भर कार्यक्रम हैं उनमें पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, बच्चा जब उसमें भाग लेगा तो सीखने का अवसर मिलेगा, सीखेगा कुछ चीज़ों का, उसकी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होगा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हर बच्चे को हर कार्यक्रम में आप शामिल करें। शिक्षक होने के नाते ही आपकी भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि कई कॉन्सेप्ट जो हैं वो लेकर चलता है ये क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये सभी बिंदु इसमें आ जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। विकल्प है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से और जोर से बोलकर।
तो जिस प्रकार से मैंने बेसिक टॉपिक्स जो आपको बताए थे कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण, तो संप्रेषण पर आधारित यह प्रश्न है। संप्रेषण को आप उचित तरीके से समझते हैं कि संप्रेषण अगर दो तरफ से हो रहा है तभी प्रभावी संप्रेषण होगा, इफेक्टिव हो पाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रभावी संप्रेषण तभी हो पाएगा जब आप श्रोता के स्तर को जानें। जैसे कि आप अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो आपके साथ मैं इस प्रकार की बातचीत पर रखवा रहा हूँ कि टीचिंग मेथड और इत्यादि संप्रेषण ये सब शब्द। लेकिन अगर कोई प्राइमरी का बच्चा या 8th क्लास का बच्चा, उसे अगर मैं संप्रेषण कहूँ तो क्या वो समझेगा? नहीं। तो हमारे और आपके बीच संप्रेषण हो पा रहा है क्योंकि मैं आपके स्तर को जानता हूँ, आपके स्तर के अनुसार बात कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको संप्रेषण को भी समझना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? मतलब अगर डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है तो एज अ टीचर आपकी कौन सी, आपका क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व और शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो एक टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि में आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है बीइंग अ टीचर कि आप उस कक्षा को अच्छी तरह से मैनेज करके रखें। तो शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता जो है वो आपके अनुशासन को बनाए रखने में मजबूत करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इन जो कॉन्सेप्ट्स को, इनकी चर्चा जो हम लोगों ने संक्षिप्त में की, समराइज करके इन्हें देखा, इनको हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। उसको इन सभी कॉन्सेप्ट को समझिए, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहले इन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आप कोई भी बुक उठाइए और प्रैक्टिस करिए। मेरा दावा है कि आप लोगों से कोई भी प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं छूटेगा। तो इस टॉपिक को लेकर के ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी वीडियोस में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही प्लान्स आप लोगों को बताऊंगा और स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।